हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे प्रैक्टिस पेपर यानी कि सैम्पल पेपर का सोशल साइंस क्लास 10th, जो कि आने वाले टर्म 2 के लिए काफ़ी उपयोगी है। मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं, टाइम अलाउड 2 आवर्स है। लगभग सेम पैटर्न के तहत हम चर्चा करेंगे। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी दिल्ली के द्वारा ये भेजा गया प्रैक्टिस पेपर आपको काफ़ी मदद करेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। ये शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नया जुड़ा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उन तक जरूर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सामान्य निर्देश आपको पहले से ही पता होंगे, नहीं पता तो आप देख लीजिए कि यह प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभाजित है, ABCDE। और इस प्रश्न के पत्र में कुल 13 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न 1 से लेकर 5 तक 2 अंक वाले, 6 से 8 3 अंक, 9 से 10 5 अंक, और प्रश्न 11 एवं 12 जो कि पैसेज या स्रोत आधारित प्रश्न होंगे, और प्रश्न 13वां आपका मैप होगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। अब क्वेश्चंस देखें और इनके आंसर्स की भी हम चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चंस की सभी की चर्चा कर ले। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का क्या उल्लेख है? 2 नंबर का प्रश्न है। रसायन उद्योग के महत्व की विवेचना कीजिए। भारत में राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कोई 2 उपाय बताइए। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या सुधार कर सकते हैं, उनके लिए 2 कोई सुझाव बताइए। स्तंभ क यानी कि मैच द फॉलोइंग है। बैंक द्वारा दिया गया ऋण औपचारिक स्रोत है या अनौपचारिक स्रोत है? वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन क्या है ये? सीमांत सड़कों का महत्व लिखिए। रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स। अब खंड बी की बात करें तो वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों का उदाहरण सहित व्याख्या करना है। इसमें अथवा में प्रश्न है, वैश्वीकरण को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेते तो ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। इस कथन के आलोक में, मतलब इस कथन के जरिए असहयोग आंदोलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। अगला प्रश्न है 8वां। लोकतंत्र आर्थिक असमानताओं को कम करने में सफल नहीं रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपना उत्तर दीजिए, न्याय उचित ठहराइए, मतलब किस तरह ये बात सत्य है या असत्य है। सेक्शन सी की बात करें, खंड ग की, तो राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के 5 साथ जोड़ा है। उभार के साथ जोड़ा है। क्या आप सहमत हैं? इसमें क्वेश्चन पूछा बच्चों, राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है। क्या आप सहमत हैं? अपने तर्क के आधार पर उत्तर दीजिए। अथवा वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां क्या क्या सामने आती हैं वो बताइए। और आगे देखें 10th क्वेश्चन, बैंकों एवं सहकारी समितियों को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में साख की गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। उचित तर्कों के साथ कथन की व्याख्या कीजिए। अथवा भारत की अधिकांश जनता अभी भी कर्ज के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर है। इसके बारे में बताना है आपको। अनुच्छेद दिया गया है 1928 में, साइमन कमीशन पर आधारित अनुच्छेद है। डोमिनियन स्टेटस क्या था? गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया? 1929 में कांग्रेस के लाहौर में हुए अधिवेशन का महत्व बताइए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता हुई थी और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए। ये भारत की जो लंबी समुद्र तट रेखा उसके बारे में बताता हुआ है। कांडला पतन को क्यों विकसित किया गया? जवाहरलाल नेहरू पतन को क्यों विकसित किया गया? पतन देश के विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं? तो ये देखिए, आप नोट भी कर सकते हैं अनुच्छेद को, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये अनुच्छेद। आगे देखें, खंड ई यानी कि ड, भारत के राजनीतिक मानचित्र में बिंदु ए से एक स्थान अंकित किया गया है। इस बिंदु
को निम्नलिखित जानकारी की सहायता से पहचानिए और उसका सही नाम मानचित्र पर खींची गई रेखा पर लिखिए। वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने कृषक सत्याग्रह आरंभ किया। दूसरा, कोच्चिपत्तम और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कलपक्कम आणविक संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, तो इसके बारे में बताना है हमें इन मैप्स में। तो अब चलिए आंसर की चर्चा करते हैं हम। तो चलिए बच्चों, अब आंसर्स की चर्चा करें। जो भी क्वेश्चंस थे उसके साथ साथ सुझावात्मक अंक की योजना के साथ साथ आंसर्स भी दिए गए हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका थी बच्चों। महिलाओं ने बड़े पैमाने पर आंदोलन में हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान महिलाएं उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। महिलाओं ने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। पिकेटिंग मतलब उसको बहिष्कार किया। अब रसायन उद्योग का महत्व क्या है? सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% की भागीदारी है। अकार्बनिक रसायनों का उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई, कांच, साबुन आदि में प्रयोग होता है। किसका? अकार्बनिक रसायनों का। इन काफ़ी जगहों पर प्रयोग होता है। अकार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र यानी कि आर्टिफिशियल कपड़े, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक, दवाइयाँ आदि में प्रयोग होता है। तीसरा प्रश्न था हमारा, भारत में राजनीतिक दलों में सुधार के उपाय। दल बदल कानून को मजबूत करने की जरूरत है। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास अनुपात में जरूर टिकट दे। आगे देखिए हम 4 क्वेश्चन है। बैंकों द्वारा दिया गया ऋण औपचारिक स्रोत है और वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। ये मैच द फॉलोइंग था। अब सीमांत सड़कों का महत्व जानते हैं। सीमांत सड़कों का महत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सीमांत यानी कि जो कॉर्नर्स पर होती हैं, जो बॉर्डर लाइंस पर होती हैं सड़कें। सीमांत सड़कों का उत्तर एवं उत्तरी पूर्व क्षेत्र में सामरिक महत्व होता है। अब देखें, जैसे भारत को यूं बांट देते हैं उत्तर और उत्तर पूर्व, इस तरह के जो ये सीमांत सड़कें यहाँ पर हैं भारत के इस हिस्से में, उत्तर और उत्तर पूर्व हिस्से में। ये सड़कें इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हुई हैं। बाकी कोई अन्य बिंदु आप भी जानते तो आप बता सकते हैं। आगे देखें, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव यानी कि पॉजिटिव, उसके इफेक्ट क्या क्या हैं। वैश्वीकरण से उत्पादकों, स्थानीय और विदेशी दोनों के बीच वृहत्तर प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। उपभोक्ता जैसे हम लोग, हम जो चीज़ खरीद रहे हैं यानी कि हम कंज्यूमर हैं, ठीक है। उत्पाद हो गए प्रोडक्ट। तो बच्चों इस प्रकार उत्पादक क्या होता है? उत्पादक यानी कि जो प्रोडक्ट होता है, कुछ चीज़ बनती है। स्थानीय यानी कि नियर, विदेशी यानी कि बाहर, वृहत्तर बीच, वृहत्तर उसके उन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन की भावना हो जाती है। इस पर चर्चा होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश के कारण नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन कौन सी? एमएनसीज कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, जिनका कार्यालय एक देश से अधिक देशों में होता है, वो एमएनसीज कंपनी होती हैं। अनेक भारतीय कंपनियों भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी हैं, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी आदि। रैनबैक्सी आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है यानी कि दवाइयों की। टाटा मोटर्स आप जानते हैं, इन्फोसिस कंप्यूटर से रिलेटेड है। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। नए अवसर का सृजन यानी कि नई नई उनके लिए टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, नए नए आपके लिए उत्पाद लेकर आए हैं, ये सब चीज़ें। अब अथवा में प्रश्न था, वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? तो जो विभिन्न देशों के बीच आपस में परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया होती है, वही वैश्वीकरण कहते हैं हम। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, विषय, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। इसमें विगत कुछ दशकों में
विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक संपर्क में आ गए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। पिछले कुछ दशकों में लोगों का विभिन्न देशों के बीच आवागमन बढ़ा है। इससे भी विभिन्न देश एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। आगे देखें हम असहयोग आंदोलन के कारण क्या कहें। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में करों की वृद्धि, कीमतों की तेजी से बढ़ना, जबरन भर्ती, खाद्य समस्या इत्यादि। रॉलेट सत्याग्रह एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण व्यापक गुस्सा, तुर्की पर कठोर संधि थोपे जाने की अफवाहें। इसके बाद मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने संयुक्त जानकर कार्रवाई की संभावना तलाशने पर गांधी जी के साथ चर्चा शुरू कर दी। हम जानते हैं कि जो असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन भी जुड़ गया था। आगे देखें लोकतंत्र और आर्थिक समानता है। आर्थिक असमानता और लोकतंत्र। 1950 से 2000 के बीच सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करने पर आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन केवल इसी आधार पर लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्थिक विकास कई कारकों जैसे देश की जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ही बेहतर हैं, क्योंकि इसके अन्य कई सकारात्मक फायदे हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में गरीबी लगातार घटी है, मध्य वर्ग की आय बढ़ी है। और जो आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे वो आप बता सकते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर में आप साथ साथ लिख सकते हैं। बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है। विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों के साथ करने की जरूरत होती है ताकि एक जिम्मेदार नागरिक सरकार का गठन हो सके। सरकार का समर्थन या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनाने या बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी जरूरत होती है, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ने, सरकार बनाने, कानून निर्माण, जनमत निर्माण आदि में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। अब अथवा में प्रश्न था, वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना एक बड़ी चुनौती है। इससे सारी ताकत एक ही कुछ नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। वंशवाद की चुनौती है, तो ये तो महत्वपूर्ण है कि आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, वंशवाद की चुनौती, पार्टियों में पैसा और अपराधी तत्वों की घुसपैठ, पार्टियों के बीच बढ़ती विकल्पहीनता, कई बार लोगों के पास एकदम नया नेता चुनने का विकल्प भी नहीं होता, क्योंकि वही थोड़े से नेता हर दल में आते जाते रहते हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट कारण हैं जो ध्यान रखने हैं। बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा साख प्रति गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता क्योंकि है। अनौपचारिक क्षेत्र के द्वारा दिया गया ऋण यानी कि कर्ज की ब्याज दर अधिक होती है, जबकि बैंक एवं सहकारी समितियों औपचारिक क्षेत्र के द्वारा दिए गए कर्ज की ब्याज दर अपेक्षाकृत कम होती है। लोग कम ब्याज दर पर कर्ज लेकर उद्यम शुरू कर सकते हैं, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वह फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं। वह नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता एवं सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। अब बात करें, भारत की जनता अभी भी कर्ज के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर क्यों निर्भर है। अथवा में प्रश्न था ये। तो भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज के अनौपचारिक क्षेत्र यानी कि बैंक एवं सहकारी समितियां मौजूद नहीं हैं। जहां कई बैंक मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है।
जिससे गरीब बैंकों में ऋण नहीं ले पाते, जिससे गरीब लोग बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक कर्जदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना नया कर्ज ले सकते हैं। तो ये सब पॉइंट थे। आगे है डोमिनेंट स्टेटस का अर्थ था ब्रिटिश शासन के अंदर ही संवैधानिक व्यवस्था। भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके लिए? भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इस सेशन के कांडला पत्तन का विकास, ये पोर्ट है, कराची पत्तन की कमी के पूरा करने के लिए मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। मुंबई पत्तन की अधिक परिवहन को ध्यान करते हुए इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा प्रदान कर सके। पत्तन यानी कि पोर्ट देश के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का 95% विदेशी व्यापार पत्तन द्वारा ही संचालित होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब मैप की बात करें, देखिए बच्चों, ये वो स्थान है खेड़ा जहाँ गांधी जी ने कृषक आंदोलन शुरू किया था। ये एयरपोर्ट की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई पत्तन, कलपक्कम संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कोच्चि पत्तन, ये देखिए 4 पॉइंट। तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये जो पूरा सैम्पल पेपर है वो कंप्लीट होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अन्य सब्जेक्ट के भी सैम्पल पेपर आपको इस हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। धन्यवाद।